अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो बच्चों आप सबको वेलकम करते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की क्लास में। ठीक है। और आज से हम अपने सिलेबस का स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है। अच्छा, पहले कुछ जनरल सी बातें कुछ कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो एक तो ये है कि आप लोगों की जो अब जो बच्चे सारे फर्स्ट ईयर में आए हैं फेडरल बोर्ड से, तो एक तो ये है कि उनका ये सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस चेंज हो गया है और इस न्यू सिलेबस की बुक्स जो हैं वो भी अब मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप सब अपनी नई बुक्स को, चाहे वो केमिस्ट्री की है या फिजिक्स की है या बायो की है, आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब ने अपनी जो ये न्यू सिलेबस की जो बुक्स हैं एनबीएफ की आ गई हैं, इनको आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अब आप लोगों ने ये न्यू सिलेबस को फॉलो करना है, तो पुरानी बुक्स अब खत्म हो गई और न्यू बुक्स हमने फॉलो करनी। दूसरी बात यह है कि अब जो नई बुक्स आई हैं ख़ास तौर पे जिसमें हम केमिस्ट्री की बात करने लगे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है एक आई है, उसी जो नए न्यू करिकुलम जो है उस पे। तो इस अगर फर्स्ट ईयर की बुक को देखें और अगर इसके हम कंटेंट्स को देखें तो अब हमारा सिलेबस काफ़ी लेंथी हो गया है। ठीक है ना। तो पहले भी जो बुक थी तो उसमें अक्सर जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस था वो फिजिक्स के मुकाबले में या बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले में केमिस्ट्री का जो सिलेबस था वो काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अभी जो नई बुक आई है इसमें केमिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी बढ़ गया। और तो पहले हमारी जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री थी उसमें तकरीबन 12 चैप्टर्स होते थे और वो 12 चैप्टर्स भी अच्छा खासा टाइम लेते थे। लेकिन अब जो हमारी फर्स्ट ईयर की न्यू बुक है, एक न्यू सिलेबस के मुताबिक आपकी नई बुक में जो चैप्टर्स हैं 22 चैप्टर्स हैं। नाउ यू हैव 22 चैप्टर्स, 22 यूनिट्स इन योर न्यू केमिस्ट्री बुक। तो आपकी केमिस्ट्री की जो बुक है इसमें 22 चैप्टर्स हैं। ठीक है। तो खैर इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है तो वो कोई इतना खास नहीं, वो ये ऐसा नहीं है कि मैंने वैसे चैप्टर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, हम चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे नहीं, चैप्टर 1 हम पढ़ लेंगे, लेकिन उसमें एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें एक जस्ट इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना। तो जो चैप्टर नंबर 1 है वो एक इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट है, एक आपका यानी हिस्टोरिकल, उसमें वो साइंटिस्ट के बारे में गिवन है कि कुछ जो केमिस्ट गुजरे हैं हमारी हिस्ट्री में उनका कुछ थोड़ा बहुत जिक्र है। तो उसे आप कह सकते हैं इस चैप्टर को जो इन्होंने लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, तो बेसिकली ये एक क्या है, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इज एक्चुअली एन इंट्रोडक्शंस टू केमिस्ट। ठीक है ना। ओल्ड केमिस्ट जो हमारे गुजरे हैं उनका एक आपको इंट्रोडक्शन है। इसमें उन्होंने ब्रीफ ब्रीफ सा कि डेमोक्राइटस के बारे में या इसी तरह मैक्सवेल के बारे में, श्रोडिंगर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ब्रीफ उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दी है। तो एज सच उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस लिहाज से जो अगर हमारे न्यू सिलेबस है और कंटेंट्स के लिहाज से और इस चैप्टर की वेटेज के लिहाज से देखें तो इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन जो हमारा इम्पोर्टेंट वर्क है वो यहीं से स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 2 से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर भी बच्चे इसको समझते हैं, थोड़ा कंसेप्चुअल भी है। तो चले यहीं से हम स्टार्ट करते हैं और फिर इंशाल्लाह अपने इस सिलेबस को, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बखैर वाफियत हम इस इन 22 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आप लोगों से ये एक वो है कि साथ साथ इसको कवर करें। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो हम चले कुछ दिन ज़रा स्लो जाएंगे, क्लास भी बन रही है, कुछ नए स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं साथ साथ आएंगे, तो हम थोड़ा इतना फास्ट मूव नहीं करेंगे। लेकिन आपने एक जो चीज़ आपने करनी है वो साथ साथ चलना है, डेली बेसिस पे आपने स्टडी करना है, क्योंकि लेंथी सिलेबस है। तो फिर आप साथ में, ताकि आप
प्रॉपरली क्लास के साथ चल सकें। अगर आप डेली बेसिस पे स्टडी नहीं करेंगे या चलें कभी कोई गैप आ भी जाता है, लेकिन कोशिश करें कि साथ साथ स्टडी करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए और आपकी एक बेस बनती जाए 2 साल बाद एंट्री टेस्ट एग्जाम के लिए। क्योंकि 2 साल बाद आपने एक प्रोफेशनल कॉलेज में जाना है और हर प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाने से पहले आपको एक एंट्री टेस्ट एग्जाम देना होता है और एंट्री टेस्ट एग्जाम आपकी इन्हीं 2 सालों की स्टडी पे बेस करता है। तो जितनी अच्छी बेस बन जाएगी, तरह इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, तो ये सारी ब्रांचेस आपने, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सारी आपने ब्रांचेस को स्टडी किया था। तो हमारी जो ये न्यू बुक है केमिस्ट्री की, तो अगर हम इसको देखें तो इसमें जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर ये जो चैप्टर नंबर 9 तक है, ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है। तो यानी आपकी जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है, ठीक है, चलें इसको साथ साथ हम मेंशन वो भी करते जाते हैं। अच्छा, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है, तो इसमें मैंने कहा कि जो चैप्टर नंबर 1 to 9 है हमारा, ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। और फिर इसमें जो चैप्टर नंबर 10, 11 और ये जो 12 है, ये हमारी क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और इसी तरह चैप्टर नंबर 13 और 14 ये हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। और इसी तरह चैप्टर नंबर 15 से ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 21 तक जो है ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और जो चैप्टर नंबर 22 है एनर्जी जिस पे लिखा है, ये एक तरह से ये भी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। तो ये हमारी जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है, इसमें आपने यानी जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्टडी करनी है, उसमें यानी हमने कहा कि जो चैप्टर नंबर 1 to 9 है आपके पास, ठीक है। तो 1 तो खैर आप इसको एक्सक्लूड ही कर दें, वो तो एक जनरल इंफॉर्मेशन है। तो चैप्टर नंबर 2 टू चैप्टर नंबर 9 जो है, या आपने जो ब्रांचेस पढ़ी थी उसमें ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। तो ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, एक्चुअली हमारा जो अब न्यू करिकुलम है, ये जस्ट ए लेवल्स का जो एक करिकुलम है, अगर आप में से किसी को आइडिया हो कैम्ब्रिज के सिलेबस का, तो बिल्कुल उसी तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। जैसे कैम्ब्रिज का जो सिलेबस होता है एज का, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री भी होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती है, ऑर्गेनिक भी होती है, और उसमें एनालिटिकल होती है। लेकिन यहाँ एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। तो चैप्टर 2 to 9 जो है ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। इसी तरह चैप्टर 10, 11 एंड जो 12 है, ये हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। चैप्टर 10 to चैप्टर नंबर 12 ये 3 चैप्टर्स हैं विच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आपको याद होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच थी केमिस्ट्री की, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 13 हमारा जो है, चैप्टर नंबर 13, 14, ये 2 जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14, दिस इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये आपने उसमें भी 9th ग्रेड में भी इसको स्टडी किया। यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे और चलें, कुछ चीज़ें तो वही हैं, रिपीट हो रही हैं एक तरह से, बस यहाँ पे थोड़ी डिटेल में हो जाएंगी। तो यानी यू हैव सम बेसिक आइडिया फ्रॉम ग्रेड 9। तो इन्वायरमेंटल ग्रेड 10, आई थिंक ग्रेड 10 में, 10th क्लास में, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है जी। तो चैप्टर 13, 14 ये हमारी केमिस्ट्री की ब्रांच है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अच्छा, 15 से जो ऑनवर्ड है, चैप्टर 15 एंड ऑनवर्ड जो है, दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये पहले ये होता था, जो पुराना सिलेबस था उसमें जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री थी वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री थी। ये फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक, इन्वायरमेंटल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं थी। अभी इन्होंने तीनों इन ब्रांचेस को भी पार्ट 1 में इंक्लूड कर दिया है,
तो खैर आपने घबराना नहीं है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन बस आपने साथ साथ इसको कवर करना। सिलेबस थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। हमने कोई नई चीज़ डिस्कवर नहीं करनी, जो चीज़ है सिलेबस है उसको हमने स्टडी करना है। सो चैप्टर नंबर 15 एंड ऑनवर्ड जो है, दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये एक हमारी जो पार्ट वन की जो बुक है उसको एक हमने ब्रांचेस के लिहाज से क्लासिफाई कर दिया है कि चैप्टर 2 to 9 फिजिकल केमिस्ट्री, चैप्टर 10 to 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और चैप्टर 13 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एंड 15 एंड ऑनवर्ड दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा जी, चलें अब बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने सिलेबस की तरफ आते हैं और चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट लेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 मैंने कहा एक उसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें बस एक जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट है, तो इसको हम पढ़ेंगे। सच ये नहीं है कि पढ़ेंगे नहीं, इसको हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन पहले कोशिश है हमारी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करें क्योंकि काफ़ी लेंथी हमारा सिलेबस है। तो हम एक मुश्किल चैप्टर से यानी चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर मुश्किल खैर इतना भी नहीं, सिंपल है, लेकिन बस आपने कोशिश करना है कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर्स हैं आपने इनको मिस नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी पढ़ेंगे जो आप फिर फिजिक्स में भी स्टडी करेंगे, तो उधर भी आपको ये हेल्प आउट करेगा। अच्छा जी, तो इसमें हम स्टार्ट ये लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एक क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि क्वेश्चन ये है कि भाई एटम का स्ट्रक्चर समझना हमारे हमारे लिए क्यों जरूरी है वैसे। ठीक है ना, वाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है ना, हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमें क्यों इसको समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है ना, यानी अब देखें मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का एक कॉमन टॉपिक है। हम यहाँ भी एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे केमिस्ट्री में, और हम फिजिक्स में भी एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है ना, तो क्यों स्टडी करते हैं, वाई स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज इम्पॉर्टेंट। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप देखें, आप जहाँ भी बैठे हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपकी सराउंडिंग में एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ एटम्स। हर चीज हमारे इर्द गिर्द एटम के साथ बनी मिलके बनी हुई है। सो एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ एटम्स विद वेरियस कॉम्बिनेशंस। भाई हर एक चीज हमारे इर्द गिर्द एटम से मिलकर बनी हुई है, बस कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, डिफरेंट चीजों में कॉम्बिनेशन एटम्स के डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हर चीज एटम से मिलके बनी है, और अगर हम एटम को समझ जाते हैं तो इसका मतलब है अपनी इस फिजिकल वर्ल्ड को समझ जाएंगे। इसका मतलब है हम अपनी इस दुनिया को, इस फिजिकल वर्ल्ड को समझ जाएंगे। अगर हम एटम को समझ जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं, तो अपनी इस फिजिकल वर्ल्ड को समझ जाते हैं, क्योंकि ये एटम से ही मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और अगर हम एटम को समझ लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, तो अपने इर्द गिर्द होने वाली चेंजेस को भी अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने क्वेश्चन किया कि एटम का स्ट्रक्चर समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो उसका आंसर ये है कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ एटम्स with various combination. So understanding atom is key to understanding physical world. अगर हम अपनी इस फिजिकल वर्ल्ड को समझना चाहते हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एटम। ठीक है, सो एक बात तो ये हुई कि अंडरस्टैंडिंग एटम, अंडरस्टैंडिंग एटम, understanding atom is key
to understanding physical world, because everything around us is made of atoms. ठीक है जी। चले, एटम की ये बात तो हो गई कि एटम को समझ जाएंगे तो अपनी इस फिजिकल वर्ल्ड को बेहतर तरीके से हम समझ सकेंगे। दूसरी बात, ठीक है, कि एटम का चलें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के शुरू में भी थोड़ा सा इसका गिवन है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो चले, ये हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, तो वो जो चैप्टर नंबर 1 के शुरू में इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट में डेमोक्राइटस का जो जिक्र है वो यहीं पे चले, उसको उसकी बात हो जाएगी। तो ये चलें साथ साथ, यानी हम ये चैप्टर पढ़ते रहेंगे तो उस चैप्टर में से उन साइंटिस्ट का भी हम जिक्र जो रेलेवेंट है उनका हम उसकी डिस्कशन करते जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है और उसमें जो पेज नंबर 1 है आपके चैप्टर का, पेज नंबर 6 जो है डिस्कवरी ऑफ एटम जहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसका उसमें सारी डिस्कशन जो है उसी की हम बात करने लगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम की बात करने लगे हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा यानी तारीखी पस मंज़र में हम जाते हैं कि एटम का वर्ड जो है ये कहाँ से आया, किधर से आया, और हम कैसे इसको यूज करते जा रहे हैं। देखिए, काफी पुरानी बात है ये, अराउंड 400 बीसी। ठीक है, इन अराउंड 400 बीसी, तो अराउंड अराउंड 400 बीसी, तो एक अराउंड 400 बीसी में एक ग्रीक फिलोसोफर था, अराउंड अराउंड 400 बीसी, अ ग्रीक फिलोसोफर। ठीक है ना, ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस उसका नाम था। डेमोक्राइटस, ठीक है, तो इससे भी पहले बल्कि इसका भी एक टीचर था उसका, अब जो उसने भी एटम के बारे में सोचा था, लेकिन जो बुक्स हैं ज्यादा हिस्ट्री की बुक्स उसमें डेमोक्राइटस का जिक्र है कि इसने ज्यादा फिर इसको हाईलाइट किया था। सो अराउंड 400 बीसी में एक ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्राइटस, और उसने ये आइडिया दिया, ठीक है, उसने ये आइडिया दिया कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर है, ठीक है ना, ये मैटर हम जानते हैं, एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो उसने ये आइडिया दिया कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर है, ये सारा मैटर जो है ये छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम। ये जो एटम का वर्ड है ये ग्रीक वर्ड एटॉमस से डिराइव हुआ है, जिसका लफ्जी मतलब ही इनडिविजिबल है। सो ये जो हम कहते हैं कि वर्ड एटम जो है ना, दिस वर्ड एटम इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। वर्ड एटम, ठीक है, इज डिराइव्ड, word atom is derived from a Greek word, from a Greek word जिसे हम कहते हैं एटॉमस। सो वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, वर्ड एटॉमस। ठीक है, सो एटॉमस जिसका मतलब क्या है, मींस इनडिविजिबल।
मीन्स इनडिविजिबल। तो एटम का मतलब है इनडिविजिबल, मतलब ये वो पार्टिकल है, यानी डेमोक्राइटस ने अपने तौर पे एक आइडिया दिया कि ये जो हमारे इर्द गिर्द मैटर है, ये बहुत सारे, ये जो मैटर है ये इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना है। यानी उसका ये ख्याल था, ये मैटर लें, इसे डिवाइड करते जाएं, इसको डिवाइड करें, तोड़ें, और इसको डिवाइड करते जाएं, तो आखिरकार एक इतना छोटा पार्टिकल हमें मिल जाएगा जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसने, ये अपने तौर पे उसकी थिंकिंग थी कि ये मैटर इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे हम एटम कहते हैं। लेकिन क्योंकि उसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था इस चीज का, अपने इस आइडिया के लिए, तो किसी ने इतना इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया था उस वक्त में। काफी पुरानी, अराउंड 400 बीसी की बात है। तो क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ना होने की वजह से किसी ने इस आइडिया को फिर एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस वजह से फिर उस वक्त ये ख़त्म हो गया ये आइडिया, और फिर लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया कि एटम की तरह की कोई चीज़ एज सच एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, लेकिन फिर बाद में इसी, ठीक है ना, तो डेमोक्राइटस ने कहा क्या था, डेमोक्राइटस ने ये कहा, अकॉर्डिंग टू डेमोक्राइटस, अकॉर्डिंग टू डेमोक्राइटस, डेमोक्राइटस के मुताबिक, ठीक है, उसने ये कहा कि मैटर, ये जो मैटर है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल indivisible particles, matter is composed of small indivisible particles called atoms। तो ये उसका आइडिया था, और उसके पास कोई एविडेंस नहीं था, तो किसी ने इस आइडिया को फिर एक्सेप्ट नहीं किया। फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन, आप लोगों ने ग्रेड 9 में आई थिंक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, ठीक है। तो फिर एक साइंटिस्ट आया 1803 में, बाज बुक्स में 1805 भी लिखा हुआ है। तो अराउंड 1803 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन आया, और उसने इस डेमोक्राइटस के आइडिया को दोबारा से एक रिवाइव किया। रिवाइव करने का मतलब दोबारा से जिंदा किया, आप कह ले, ठीक है। और उसने क्या कहा, उसने इसी चीज को रिपीट किया। उसने एक ये था कि डेमोक्राइटस ने तो सिर्फ ये बात की थी, उसने प्रॉपर एक थ्योरी बनाई थी, उसमें काफी उसके पॉइंट्स थे, जिसमें से एक पॉइंट यही था कि उसने भी ये कहा कि जो मैटर है ये इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना है जिसे हम एटम कहते हैं। फिर उसने कई और बातें भी कही थी कि किसी एक एलिमेंट के तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं हर लिहाज से, मैथ के लिहाज से, यानी उस वक्त आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इस वजह से उसने ये कहा था कि एक एलिमेंट के तमाम एटम्स आइडेंटिकल होते हैं हर लिहाज से, मैथ्स के लिहाज से, साइंस के लिहाज से, एक्सेट्रा। तो लेकिन उसने कई और पॉइंट्स भी बीच में बताए थे। लेकिन डाल्टन ने जब ये थ्योरी दी, तो एक तरह से उसने दोबारा एटम के आइडिया को रिवाइव किया, और फिर साइंटिस्ट ने सोचना शुरू कर दिया कि वाकई एटम एग्जिस्ट करता है। सो 1805 या 1803 लिख सकते हैं, इन 1805 डाल्टन रिवाइव्ड द आइडिया ऑफ एटम, ठीक है। इन 1805 जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन ने क्या किया, जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड, जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड
put his atomic theory forward his atomic theory, ठीक है, and revived the idea of atom. ठीक है, उसने एटम के आइडिया को क्या किया, रिवाइव किया. फिर इसके बाद जो है तो साइंटिस्ट ने सीरियसली सोचना शुरू कर दिया कि भाई वाकई एटम एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, कि नहीं करता. ठीक है, तो फिर इस तरह से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए. ठीक है, और जो लास्ट सेंचुरी गुजरी, 20th सेंचुरी, ठीक है, और उससे पहले जो थी 19th सेंचुरी थी. ठीक है ना, तो फिर 19th जो सेंचुरी थी उसके एंड तक तकरीबन एटम न सिर्फ ये कंफर्म हो गया कि वाकई एटम एग्जिस्ट करता है, बल्कि ये भी डिस्कवर हो गया कि एटम के अंदर कई और छोटे पार्टिकल भी हैं. वैसे तो एटम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन जिनमें से बुनियादी पार्टिकल तीन हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, सो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, वी कम टू नो दैट एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज आर द थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी अदर पार्टिकल्स विच एग्जिस्ट इन एन एटम. अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी. इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह, तो एटम के अंदर कई और भी पार्टिकल्स हैं. ठीक है, जैसे पॉजिट्रॉन आप देखेंगे, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और कई और पार्टिकल्स हैं. और अगर आप हायर लेवल पे जाएंगे तो आप ये भी स्टडी करेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये भी आगे कई और छोटे पार्टिकल्स लाइक क्वार्क से मिलके बने हुए हैं. ठीक है, सो चले उसकी डिटेल में नहीं जाते, हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे. लेकिन बस ये आप देख लें कि 19th सेंचुरी के एंड तक हमें एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर कर लिए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन. और फिर 20th सेंचुरी में न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो गया इन 1932. सो हमने ये कंक्लूड किया कि एटम एग्जिस्ट करता है. एटम वाकई एग्जिस्ट करता है, ना सिर्फ एग्जिस्ट करता है बल्कि उसके अंदर पार्टिकल्स ही मौजूद हैं. तो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी वी डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था. और एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, इसको गोल्ड स्टाइन ने डिस्कवर किया था. ठीक है, तो इन 1885, बाद जगहों पे 1886 लिखा हुआ है किस तरह, तो इन 1886 जे थॉमसन. अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट है एक से ज्यादा साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था. ठीक है ना, वैसे बुक्स में ज्यादातर जे थॉमसन का लिखा होता है. इसके अलावा एक और साइंटिस्ट था विलियम क्रुक्स, उसने भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था. जे थॉमसन ने भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. डिस्चार्ज ट्यूब ये है कि हमने गिलास ट्यूब ली, उसके अंदर गैस के प्रेशर को कम किया, ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट किया, उसके अपोजिट एंड्स के ऊपर दो मेटल प्लेट्स को फिक्स किया विच वर कनेक्टेड विद द अपोजिट टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, जिसको बैटरी के अपोजिट टर्मिनल्स के साथ अटैच किया, और फिर हाई वोल्टेज पास की हमने. ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ यानी नॉर्मल प्रेशर ऑफ गैसेस, गिलास ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर हमने काफी कम कर दिया, ऑलमोस्ट वैक्यूम कर देते हैं. तो जब हमने हाई वोल्टेज की बैटरी अप्लाई की थी तो देखा कि कैथोड से कुछ रेज निकली थी जिसको इनिशियली कैथोड रेज कहा गया. ठीक है, और बाद में फिर एक साइंटिस्ट था स्टोनी, जिसने कहा कि ये कैथोड रेज दरअसल क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम से निकल रहे हैं. ठीक है, सो लेटर ऑन स्टोनी कॉल्ड दीज कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इन 1886 जे थॉमसन discovered electrons
in an atom through discharge tube experiment. थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से गोल्डस्टाइन ने भी अराउंड, ये ऐसे अक्सर जगहों पे 1886 या 1885 है, इसका प्रोटॉन का या पॉजिटिव चार्ज का लिखा होता है कि इन 1885 गोल्डस्टाइन डिस्कवर्ड पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम। अच्छा, शुरू में इनको पॉजिटिव रेस कहा गया कि केनाल रेस, लेकिन फिर बाद में रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है दरअसल न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की वजह से। ठीक है, तो 1885 में पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गए। इन 1885 गोल्डस्टाइन डिस्कवर्ड पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज in an atom is due to positive particles called protons। ठीक है, तो इस तरह प्रोटॉन्स भी डिस्कवर हो गए। तो फिर जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गए, ठीक है, और ये कंक्लूड हो गया कि वाकई एटम एग्जिस्ट करता है, तो फिर साइंटिस्ट इस चीज में इंटरेस्टेड हो गए कि भाई एटम जो है इसकी किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। इसकी जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाने से पहले अक्सर उसका एक मॉडल बना लेते हैं, अक्सर उसका एक मैप बना लेते हैं कि भाई ये कितने फ्लोर होंगे, क्या होगा, कितने रूम, सारी चीजें। तो एक उसका मॉडल जिस तरह बनाया जाता है, अक्सर बहुत बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं अक्सर उनको बिल्डिंग्स को पहले कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसका एक मॉडल बनाया जाता है। तो इसी तरह से यानी साइंटिस्ट ने फिर, क्योंकि एटम जो है नेकेड आई से तो नजर नहीं आता, ठीक है, एटम बहुत छोटा पार्टिकल है, तो साइंटिस्ट ने फिर इस चीज में इंटरेस्टेड हो गए कि एटम का स्ट्रक्चर किस किस्म का हो सकता है। तो फिर साइंटिस्ट ने मॉडल बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, जैसे जिसमें से सबसे पहला जो मॉडल था वो जे थॉमसन ने बनाया। ठीक है ना, बुक में जे थॉमसन का जिक्र नहीं है, लेकिन जे थॉमसन ने पहले एटम का मॉडल बनाया और उसने ये आइडिया दिया कि एटम का जो स्ट्रक्चर है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है और उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस फैले हुए हैं। ठीक है ना, तो ये उसने बात की। फिर इसके बाद यानी जे थॉमसन ने एक एटम का मॉडल बनाया और एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था। रदरफोर्ड ने 1909 में एक एटम का मॉडल बनाया और उसने कहा कि भाई एटम जो, उसने एक एक्सपेरिमेंट प्रॉपर परफॉर्म किया था। उसने एक गोल्ड फाइल ली थी, आपने ग्रेड 9 में पढ़ा था। तो उसने रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए एटम के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ठीक है, उसने एटम के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर किया और उसने कहा कि इस तरह नहीं है कि एटम के अंदर, यानी जे थॉमसन ने ये कहा था, ये देखे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ये 19th सेंचुरी के एंड में उसने दिया था, अराउंड 1896 या इस तरह से। सो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो था वो कुछ इस तरह से था कि
भाई ये एटम इस तरह है एक सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, और एटम इस तरह से है और इसके अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस हैं, ठीक है जी, ये इस तरह ये एटम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इस तरह से फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये एक उसने आइडिया दिया, ये पॉजिटिव इस तरह, ये नेगेटिव भी कुछ चार्जेस शो कर देते हैं। तो जे जे थॉमसन का ये आइडिया था कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह सर्कुलर है और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इस तरह से फैले हुए हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर इस तरह से बाकी साइंटिस्ट ने भी इस पे सोचना शुरू किया। तो जे जे थॉमसन के बाद जो है एक साइंटिस्ट आया रादरफोर्ड, ठीक है। रादरफोर्ड जो है तो उसने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसने एक गोल्ड फाइल ली थी और उस पर अल्फा पार्टिकल्स को गिराया था। अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल्स जो हैं हम किसे कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई को कहते हैं। तो उसने रादरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जिसे हम क्या कहते हैं, हीलियम एटम के न्यूक्लियस होते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई। तो अल्फा पार्टिकल्स को उसने गिराया था किस पर, गोल्ड फाइल पे गिराया, और उसने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेट गुजर गए गोल्ड फाइल से, जिससे उसने ये नतीजा निकाला कि एटम का ज्यादातर हिस्सा तो खाली है। फिर उसने ये कहा कि कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए थे, कुछ उसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ इवन बाउंस बैक हो गए। तो उससे उसने आइडिया लगाया कि एटम के अंदर कुछ सॉलिड चीज है जिसके साथ टकराने के बाद ये अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए, और उसने कहा कि जो सॉलिड चीज है उस पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसके साथ टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए या बाउंस बैक हो गए। तो जिससे उसने ये कंसिडर किया कि भाई उसने ये भी एक तरह से आइडिया लगाया कि भाई उस जो सॉलिड पार्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो उससे फिर उसने रादरफोर्ड का जो जो जे जे थॉमसन का जो आइडिया था उसने उसको गलत करार दिया और उसने कहा कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के सेंटर में लोकेटेड है। लेकिन रादरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ ना कुछ गलतियां थी, जैसे उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है ना। अब उसने कहा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और बाहर इस तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उसके मुताबिक, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी लूज करता जाएगा और आखिरकार एनर्जी लूज करते हुए न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा और आखिरकार उसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो फिर रादरफोर्ड जो है उसके मॉडल में ये गलती थी कि उसके मॉडल के मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और एनर्जी एमिट कर रहा है तो वो तो आखिरकार न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर इस चीज का आंसर जो है वो किसने दिया था, इसी का एक स्टूडेंट था, बोहर। 1913 में एक साइंटिस्ट था बोहर, तो उसने अपना एक मॉडल दिया, बोहर एटॉमिक मॉडल। तो देखिए फिर एटम डिस्कवर हो गया, फिर एटम किस तरह का नजर आएगा उसके मॉडल बनाने की कोशिश की, जे जे थॉमसन ने बनाया, रादरफोर्ड ने बनाया, लेकिन फिर इसके बाद बोहर ने मॉडल बनाया जिसे हम कहते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो बोहर्स ने फिर एटॉमिक मॉडल दिया और बोहर का जो मॉडल है ये आखिरी मॉडल है जो हमारे सामने एटम की एक सादा पिक्चर को प्रेजेंट करता है। आप ये कह सकते हैं, यानी देखें बोहर का मॉडल आया था 1913 में, आज हम 2024 में हैं, 100 एक सदी गुजर गई और उसके साथ साथ 11 साल और भी गुजर गए, तो 111 साल गुजर गए और आज भी हम इसको स्टडी कर रहे हैं। क्यों? इसकी खास बात यह है कि ये लास्ट मॉडल था जो हमारे सामने एटम की एक सादा पिक्चर को प्रेजेंट करता है, ठीक है। सो हम ये कहते हैं कि इट वाज द लास्ट सिंपलेस्ट फिजिकल मॉडल ऑफ एन एटम,
ठीक है, it was the last simplest physical model ऑफ एन एटम। ये आखिरी मॉडल था एटम का जो हमारे सामने एटम की एक सादा पिक्चर को रखता है, ठीक है ना। और इस मॉडल के मुताबिक एटम के दो हिस्से हैं, ठीक है। सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन है। उस वक्त क्योंकि जब इन्होंने ये मॉडल बनाए थे उस वक्त न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था अभी, तो इस वजह से। हाँ, अलबत्त ये है कि रादरफोर्ड ने एक बात पहले से कह दी थी कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ एक और पार्टिकल भी है जिसका मैस प्रोटॉन के मैस के बराबर है और उस पर चार्ज कोई नहीं है, लेकिन उसके पास कोई एविडेंस नहीं था, तो इस वजह से किसी ने इस पे बिलीव नहीं किया था, ठीक है। तो देखिए, अच्छा, तो ये न्यूक्लियस है और बाहर उसने कहा कि भाई सर्कुलर ऑर्बिट्स है, इस तरह से उसने ये कंसिडर किया। सॉरी, तो ये एक दूसरा इस तरह से, तो ये उसने न्यूक्लियस के बाहर, ये न्यूक्लियस है और बाहर उसने शेल्स का आइडिया दिया जिन्हें हम के शेल, एल शेल, एम शेल इस तरह से हम कह देते हैं, ठीक है। तो चले 5:31 हो गए, तो इंशाल्लाह क्लास का टाइम भी हो गया। तो ये चले हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं आज। थोड़ा हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्शन भी था, तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो विल कंटिन्यू टुमारो। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।